अब इस मूवी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको पर्गोटरी के बारे में विस्तार से बताना चाहूंगा, जो कि एक तरह का नरक ही है, क्योंकि बिना इसके बारे में जाने ये मूवी आपके बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ेगी। दरअसल पर्गोटरी नरक का वो हिस्सा है जिसमें पहुंचने वाले आत्माओं को उनके किए बुरे कर्मों की सजा दी जाती है, लेकिन वो सजा पूरी होने के बाद वो आत्माएं स्वर्ग की तरफ बढ़ सकती है। साथ ही नरक का एक इन्फर्नो नाम के दूसरे हिस्से में आत्माओं को हमेशा के लिए रखा जाता है, जहाँ से उनको कभी मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन पर्गोटरी में उन्हें उनके किए की अलग अलग सजाएं दी जाती है, जहाँ पर आत्माओं के साथ साथ कुछ अनजान क्रीचर्स और डीमंस भी रहते हैं, जिन डीमंस को धरती के कुछ लोग पूजा भी करते हैं। अब इन सब बातों को आपको बताने का क्या मतलब है, ये हमें आगे पता चलेगा। और वहीं ये मूवी में 5 अलग अलग कहानियां दिखाई हैं, जिनमें से पहली कहानी का नाम द वे आउट है, जिससे यह फिल्म की शुरुआत में हम जैक और मिच नाम के 2 लोगों को किसी से भागते हुए देखते हैं, जिसके बाद मिच अपनी बेटी कैथरीन की तस्वीर को देखता है, जिससे ये साफ समझ आता है कि अब उसकी बेटी कैथरीन जिंदा नहीं है। तभी मिच को कुछ दूर पर एक अनजान क्रीचर हवा में उड़ते हुए दिखाई देता है, जिस पर जैक मिच से सवाल करता है कि वो देख क्या रहा है, जिस पर मिच कहता है कि कुछ भी नहीं। अब इन्हें कुछ दूर आगे जाने पर एक गैस स्टेशन दिखाई देता है, जहाँ पर ये दोनों कुछ देर के लिए रुकने का फैसला करते हैं। पर तभी वहाँ पर जैक वॉशरूम के लिए चला जाता है, जहाँ वो खुद के ऊपर लगा खून साफ करने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि किसी ने जैक को घाव भी दिए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ जहां मिच बैठा हुआ था, वहां अचानक से एक भूकंप का झटका आ जाता है, लेकिन मिच के अलावा वहां मौजूद बाकी लोग ऐसा दिखाई दे रहे थे जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ हो। वहीं इस तरफ एक अदृश्य शक्ति जैक को अचानक से वॉशरूम में पीछे की तरफ खींचती है, जिससे डरकर जैक मिच को लेकर तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करता है। जहां अब हम देखते हैं कि वो अजीब सा क्रीचर इन्हें ही देख रहा था। अब जैक अपनी गाड़ी को शुरू करके उस खाली हाईवे पर आगे बढ़ता है, लेकिन आगे जाने पर वो बार बार उसी गैस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां उस गैस स्टेशन में काम करने वाली एक महिला खड़ी हुई थी, जो कि शायद जानती थी कि ये जैक और मिच के साथ क्या हो रहा है। अब हारकर जैक गाड़ी को हाईवे से कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ देता है, लेकिन मिच उसे बीच में ही रोककर गाड़ी से उतर जाता है और जैक के पूछने पर कहता है कि हम जितने भी कोशिश कर ले यहाँ से निकल नहीं पाएंगे और शायद अब यही हमारी किस्मत है। लेकिन जैक उसे वहीं छोड़कर अकेला ही जाने लगता है और तभी जो क्रीचर इनको देख रहा था वो अचानक से आकर जैक के मुंह में अपने टेंटेकल्स डालकर उसे फाड़ देता है, जिससे जैक की वहीं मौत हो जाती है और फिर वो क्रीचर वहां से तुरंत गायब भी हो जाता है, जिसे देखकर मिच बुरी तरह से डर जाता है। और फिर उसे कुछ दूर पर एक मोटेल दिखाई देता है, जिसकी एक कमरे में मिच प्रवेश कर जाता है और वहां जाने पर उसे अपने बेटी कैथरीन दिखाई देती है, जो मिच से लगातार मदद मांग रही थी। लेकिन जब मिच उसके पीछे जा रहा था तो वो बार बार वहीं पहुंच जा रहा था और इससे वो बुरी तरह से परेशान हो चुका था, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दरअसल जैक और मिच अनजाने में पर्गोटरी में प्रवेश कर गए थे, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था। पर अब जैक और मिच के साथ क्या हुआ ये हमें आगे की कहानियों के जरिए जानने को मिलेगा। और इसी के साथ इस मूवी की दूसरी कहानी की शुरुआत होती है, जिसका नाम सायरन है। और जिस कमरे में मिच गया था उसी कमरे से सैडी, एवा और किम नाम की 3 लड़कियां निकलते हुए दिखाई देती हैं। दरअसल ये तीनों अभी पर्गोटरी में नहीं बल्कि असल दुनिया में है और वहीं मिच अभी भी पर्गोटरी में फंसा हुआ है। यही कारण है कि ये सब एक ही कमरे में थे, लेकिन अलग अलग यूनिवर्स में। आप सैडी, एवा और किम तीनों उस मोटेल से निकलकर एक वैन में सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहां हमें इनकी बातों से पता चलता है कि ये तीनों एक रॉक बैंड का हिस्सा हैं। लेकिन कुछ दूर जाने पर इनकी वैन का एक टायर पंचर हो जाता है, जहां से ये फोन से मदद बुलाने की कोशिश करते हैं, पर इनकी फोन्स में नेटवर्क नहीं होता। और तभी वहां से एक कपल गुजरता हुआ दिखाई देता है, जिन्हें हम मिस्टर और मिसेस कहेंगे। अब इन्हें वहां खड़ा देख मिस्टर इन तीनों से कहते हैं कि उनके
पड़ोसी किंगस्टन के पास इस वैन के टायर्स हैं, इसलिए तुम हमारे साथ चलो क्योंकि किंगस्टन के लड़के तुम्हारी गाड़ी के टायर को बदल देंगे, जिससे तब तक तुम हमारे यहाँ चलकर थोड़ा आराम कर लो। इसलिए तीनों इनके साथ चल देते हैं। जहाँ सफर के दौरान कार में पीछे की तरफ सैडी एक लोहे के जाल को रखा हुआ देखती है और इस बारे में उनसे पूछती है, जिस पर मिसेस उसे बताती है कि ये टूटा हुआ है। अब घर पहुंचने पर मिसेस इन्हें इनका कमरा दिखाती है और फिर खाने में हम उस कपल्स के साथ इनके पड़ोसी किंगस्टन के परिवार को देखते हैं, जिनके 2 जुड़वा बेटे भी होते हैं और इन्हें खाने के लिए एक अजीब सा मांस दिया जाता है, जिसको खाने से सैडी मना कर देती है क्योंकि वो वेजिटेरियन थी। और खाना खत्म करने के बाद ये तीनों लड़कियां फिर से कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है, जहाँ फिर सैडी किम से यहाँ से चलने के लिए कहती है क्योंकि उससे ये लोग कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। लेकिन किम और एवा दोनों ही कुछ अजीब बर्ताव कर रही थी और फिर किम सैडी से उनके ग्रुप की चौथी लड़की एलेक्स के बारे में बात करने लगती है, जिससे हमें इनकी बातों से पता चलता है कि एलेक्स की मौत सैडी के कारण हुई थी, पर कहीं ना कहीं सैडी इस बात को झुठला रही थी। अब इन सब बातों के बीच सैडी देखती है कि एवा और किम एक अजीब सी काली उल्टी करने लगी है, जिस बारे में वो तुरंत बाहर जाकर बताती है और फिर वो लोग इन दोनों को एक सफेद रंग की दवा पिलाते हैं, जिससे एवा और किम ठीक हो जाती है और फिर वो वहाँ सो जाती है। हालांकि सैडी उस जगह से जाना चाहती थी, लेकिन वो किम और एवा को यहाँ नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो भी वहीं बैठे बैठे सो जाती है। अब इस दौरान सैडी को एलेक्स का सपना आता है, जिसमें वो सैडी को अपनी मौत का जिम्मेदार कहता है और इस सपने से सैडी डरकर उठ जाती है, जहाँ जाकर वो देखती कि वहाँ पर ईवा और किम नहीं है। इसलिए जब वो बाहर जाकर देखती है तो पाती है कि ईवा और किम उस घर में बाकी सब लोगों के साथ किसी तरह का रिचुअल कर रही हैं, जो कि ये किसी डार्क लॉर्ड नाम के डीमन को खुश करने के लिए कर रहे थे और एवा और किम पूरी तरह इनके वश में भी थी। अब जब सैडी ये सब देख रही थी कि तभी उसके पैर में वही लोहे का जाल फंस जाता है जिसे उसने कार में देखा था और उस जाल की आवाज से एवा और किम अजीब तरह से सैडी का पीछा करने लगती हैं। इसलिए सैडी अपने पैर को छुड़ाकर एक जगह जाकर छिप जाती है, जहां एक बार फिर से उसे एलेक्स दिखती है। इसलिए वो वहां से भी भाग जाती है और हाईवे पर दूर से एक कार को आता देख वो रोड पर जाके उस कार को रोकने की कोशिश करने लगती है, जिस दौरान हम सैडी के पीछे उसी क्रीचर को देखते हैं जिसने पहले जैक की जान ली थी। और इससे हमें समझ आता है कि सैडी और जो आदमी सामने कार से आ रहा है वो दोनों ही पर्गेटरी में प्रवेश कर चुके हैं। और इसी भयानक एंडिंग के साथ तीसरी कहानी की शुरुआत होती है, जिसका नाम द एक्सीडेंट है। जिस कहानी में हमें दिखाया जाता है कि जिस कार को सैडी रोकने की कोशिश कर रही थी उसको एक लूकस नाम का आदमी चला रहा था, जो कि सड़क पर ध्यान ना देकर अपनी पत्नी से बात करने में लगा हुआ था। और तभी अचानक से उसकी कार से सैडी टकरा जाती है और जब लूकस बाहर निकलकर देखता है तो वो पाता है कि सैडी बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुकी है। इसलिए लूकस वहां से भागने के बजाय तुरंत 911 पर कॉल लगाता है, जहां से इमरजेंसी सर्विस से एक औरत लूकस से बात करने लगती है। उसे लूकस घटना के बारे में सब कुछ बताता है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि आखिर वो इस वक्त कहाँ पर है, क्योंकि वो इस वक्त पर्गोटेरी में था और इस जगह पर जीपीएस बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। इसलिए फोन पर जो औरत लूकस से बात कर रही थी वो लूकस को सैडी को अपने साथ लेकर किसी पास के टाउन में जाने के लिए कहती है, जो लूकस बिल्कुल ऐसा ही करता है। जिसके बाद वो एक टाउन में पहुंचता है जहां पर उसे कोई भी और दिखाई नहीं दे रहा था। फिर तभी लूकस को वहाँ एक अस्पताल दिखाई देता है, जिसे देख वो सैडी को उसके अंदर ले जाता है, लेकिन ये दरअसल पर्गोटेरी था, इसलिए वो हॉस्पिटल भी पूरी तरह से खाली था। जिसके बाद लूकस को एक स्ट्रेचर बेड नजर आता है, पर इससे पहले कि लूकस सैडी को उस पर लिटा पाता, सैडी का पैर अचानक से उल्टी दिशा में टूटकर अलग होने लगता है, जिसे किसी तरह पकड़कर लूकस उसे बेड पर लिटाता है। अब फोन पर जो औरत होती है उनके अलावा एक और आदमी लाइन पर जुड़ जाता है, जो कि खुद को डॉक्टर बता रहा था। वो आदमी लूकस से सैडी की एक सर्जरी करने के लिए कहता है, जिसके लिए लूकस तैयार हो जाता है और फिर वो उस आदमी के कहे अनुसार सैडी को ऑक्सीजन देने के लिए एक किट निकालता
डालता है, लेकिन वो किट पूरी नहीं होती। इसलिए लूकस को सैडी के मुंह तक एक पाइप डालने के लिए अपना हाथ उसके मुंह में फंसाना पड़ता है, जो कि सैडी काट भी लेती है। लेकिन लूकस तब भी हार नहीं मानता। हालांकि ये सब करने के बावजूद सैडी अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। फिर तभी डॉक्टर लूकस से कहता है कि उसे सैडी के रिब केज के नीचे एक छोटा सा कट लगाकर उसमें हाथ डालकर लंग्स के फेफड़े को दबाना होगा। इसलिए मजबूरन लूकस किसी तरह से एक काम भी करता है, पर लूकस के इसे दबाते ही सैडी वहीं पर मारी जाती है, जिसके मरते ही जो लोग लूकस से बात कर रहे थे वो एक अजीब सी हंसी हंसने लगते हैं, जिससे लूकस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसलिए वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ में आता है कि वो अब अस्पताल में लॉक हो चुका है। इसलिए आखिर में वो हार कर वहीं बैठ जाता है। फिर तभी लूकस के फोन पर फिर से उसी डॉक्टर और औरत का कॉल आता है, जिनसे लूकस कहता है कि उसे आखिर क्या पता था कि एक सुनसान हाईवे पर रात के समय एक लड़की उसकी गाड़ी से टकरा जाएगी, और इसके बाद भी उसने उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश की, पर फिर भी वो मारी गई। तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब उसकी इस बात पर फोन की दूसरी तरफ से उसे एक आवाज आती है कि वो यहाँ से जा सकता है, लेकिन इसके पहले वो डॉक्टर उसे दूसरे साफ कपड़े पहनने को कहता है, जो कि वहीं रखी हुई थी। जिसके बाद लूकस अस्पताल से बाहर निकलकर जैसे अपनी कार की के बटन को दबाता है, उसके पीछे एक दूसरी कार से आवाज आती है, जो कि हूबहू लूकस के कार की जैसी ही थी। और फिर लूकस उस दूसरी कार में बैठकर वहां से चुपचाप निकल जाता है। दरअसल यहाँ पर लूकस को दूसरे कपड़े और कार इसलिए मिले ताकि लूकस बिल्कुल वैसा ही महसूस करे जैसा उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो, और क्योंकि उसने कोई भी पाप नहीं किया था इसलिए वो पर्गेटरी से निकल पाया। इसके बाद हमें वही इमरजेंसी नंबर वाली लड़की दिखाई जाती है, जो कि लूकस से बात कर रही थी, जो कि 9/11 से नहीं बल्कि यही पर्गेटरी से ही बात कर रही थी। और अब हमें यहाँ पता चलता है कि ये सब इस पर्गेटरी में काम करते हैं और लोगों को उनकी पाप का सजा दिलवाने का काम करते हैं, जिससे हमें और पता चलता है कि इस लड़की का नाम सैंडी है, जिसके साथ ही अब चौथी कहानी की शुरुआत होती है, जिसका नाम जेल ब्रेक है, जहां हम सैंडी को एक बार में जाते हुए देखते हैं, जहां पर एक एल नाम का बारटेंडर और एक वॉरेन नाम का आदमी होता है, और इन तीनों को ही आप डीमन या दूसरे नग के क्रीचर समझ सकते हो। अब यहाँ पर एल सैंडी को दरवाजे को बंद करने के लिए कहता है, जिस बात पर इन दोनों का झगड़ा हो जाता है, और तभी उस दरवाजे से एक डैनी नाम का आदमी अपनी शॉटगन के साथ प्रवेश करता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि डैनी ने अपनी बहन जेसी को इसी जगह पर खो दिया था, और वो करीब 13 साल से मतलब कि पर्गेटरी में दाखिल होने का रास्ता ढूंढ रहा था, और सैंडी के दरवाजे को खुला छोड़ने के कारण वो यहाँ पर आ गया। अब जब डैनी एल से अपनी बहन के बारे में पूछ ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि वैरन एक डीमन में बदल बड़े नाखूनों से डैनी के पीठ पर एक घाव देता है, जिस वजह से डैनी वैरन के हाथ में शॉटगन से गोली मारकर उस जगह से एल को लेकर एक कार में बैठता है, और उससे गन पॉइंट करके कहता है कि वो उसे जेसी के पास ले चले। इसलिए एल उसे जेसी के पास ले जाता है, लेकिन जेसी वहां नहीं जाना चाहती थी, इसलिए डैनी जेसी को जबरदस्ती अपने साथ लेकर कार से वहां निकल जाता है, जिस दौरान जेसी डैनी से बताती है कि उसने अपने माता पिता को मारा था, इसलिए वो यहाँ फंस गई और अब वो इसी जगह का एक हिस्सा बन चुकी है और यहीं पर रहना चाहती है। और उसकी इतना कहते ही कुछ डीमंस डैनी को कार से बाहर खींचकर वहां, और जैसी उसी जगह वापस लौट जाती है जहां से वो निकली थी, और ये सब वही क्रीचर दूर से देख रहा होता है, जिसके साथ ही ये कहानी भी यहीं समाप्त हो जाती है। और अब हमें 5वीं और आखिरी कहानी नेम द वेन दिखाई जाती है, जहां हम एक जेम नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि पर्गेटरी में नहीं बल्कि असल दुनिया में थी। आप जेम अपने माता पिता नेम केट और डेरिल के साथ बाहर घूमने आई होती है, जिसके बाद ये लोग
लोग घर चले जाते हैं। पर तभी अचानक से इनके घर के दरवाजे को कोई जोर जोर से पीटने लगता है, जहाँ देखने पर डैरिल को एक मास्क वाला आदमी दिखाई देता है। अब इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते, तीनों मास्क पहने हुए लोग पीछे के दरवाजे को तोड़कर घर में घुस जाते हैं और वो केट और डैरिल को बंधक बना लेते हैं। और ये सब वहाँ छुपी जेम चुपचाप देख रही थी। फिर तभी डैरिल एक मास्क वाली की आंखों में देखकर अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगने लगता है। पर केट को समझ नहीं आता कि आखिर डैरिल किस बात की माफी मांग रहा है, जो कि एक दूसरा मास्क वाला आदमी उसके कान में बताता है। और फिर केट को भी अपने पति डैरिल की गलती जानकर उस पर शर्म आती है। और तभी वो दूसरा मास्क वाला आदमी कहता है कि आंख के बदले आंख, और फिर एक कपड़े में कांच भरकर वो केट के मुंह में डाल देता है, जिससे वो बुरी तरह से तड़पते हुए वहीं अपना दम तोड़ देती है। अब इसके बाद वो पहला आदमी डैरिल को कैथरीन की तस्वीर दिखाने के बाद उसे भी मार देता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि ये दोनों मास्क वाले आदमी कोई और नहीं बल्कि पहली कहानी के मिच और जैक ही थे। लेकिन तभी वहाँ जेम इन पर हमला कर देती है और वो जैक को भी कुछ घाव देती है, जिसके बाद मिच को ना चाहते हुए भी जेम को जान से मारना पड़ता है। हालांकि उसे इस बात की शर्मिंदगी होती है और जेम के मरते ही उसकी और केट की लाश उन्हीं क्रीचर्स में बदल जाती है जो कि पर्गोटरी में मौजूद थे, जो देखकर तीनों भागते हैं। पर तभी इनके साथ आए तीसरे आदमी को जमीन से फाड़कर एक क्रीचर निकलते हुए बुरी तरह से जकड़कर मार डालता है। और इस अफरा तफरी से हम समझ पाते हैं कि मीच और जैक इस पॉइंट पर पर्गोटरी में दाखिल हुए थे जब उन्होंने बेगुनाह केट और जेम को मारा था, इसलिए दोनों ही अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागते हैं। और अब हमें फिर से वही शुरुआत वाला सीन दिखाया जाता है, जिसके साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर हम इस मूवी की बात करें तो जैक को उस क्रीचर ने उसका मुंह फाड़कर इसलिए मारा क्योंकि उसने केट की ऐसे ही जान ली थी, और मीच वहाँ एक कमरे में जाकर अपनी बेटी के पीछे इस तरह भागते हुए इसलिए दिखा क्योंकि वही उसका सजा है, क्योंकि उसने भी बेगुनाह जेम की जान ली थी। अगर ये लोग सिर्फ डैरिल की ही जान लेते तो शायद ही यहाँ नहीं फंसते। और वहीं दूसरी कहानी में हमने एवा और किम को एक कल्ट के काबू में होते हुए देखते हैं, जिसके साथ सैडी का वहाँ पर्गोटरी में प्रवेश करते ही इसलिए दुर्घटना हुआ क्योंकि उसकी वजह से उसकी दोस्त एलेक्स की जान गई थी और लूकस ने सैडी को हर तरह से बचाने की कोशिश की थी, इसलिए वो पर्गोटरी से निकल पाया। और बाकी दोनों कहानियां तो आपको पता ही है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।